नमस्कार दोस्तों। गांव की पगडंडियों से चलता हुआ जब किसान खेत की ओर जाता है तब उसका अनुभव अगर आपने देखा है और गांव में रहे हैं और गांव की ज़िंदगी को जिया है तो हमने पगडंडियों की यात्रा अगर किया है तो कई बार आपने देखा होगा इसी सावन के महीने के आसपास में किसान अपने खेतों में जुताई करते हैं। खेतों में जुताई करने के बाद चौकी देते हैं और खेत को पूरा सपाट समतल बनाते हैं ताकि बारिश के जो पानी है, कैनाल के जो पानी है, वो समतल जो भी मैदान था, जो भी जमीन था, उसमें पानी का जो ठहराव है, रुकाव है, वो सब जगह बराबर हो। और यही सोच के साथ किसान उस खेती को अपने माइंड में हर एक पौधे के लिए बराबर बराबर पानी कैसे मिले, खाद कैसे मिले, उस भूमिका में रहते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद वो फसल खेत में लहलहाता दिखता है। उसमें उनका आकलन रहता है कि कोई ऐसा पौधा न रहे जो कम लहलहाए और कोई ज़्यादा लहलहाए। चूँकि वो खेत का मालिक है, चूँकि हर एक पौधे का, हर एक लहलहाते पौधे का जो सृजन करता है वो किसान कहलाता है। ये बचपन में हमने भी अनुभव किया था जब मैं भी अपने खेत की पगडंडियों से होकर वो देखते हुए गुजरता था। और आज मैं ये क्यों कहानी सुना रहा हूँ, इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज देश में कुछ ऐसी ही बातें छिड़ी हुई है। उसको कनेक्ट करते हुए, मैं जोड़ते हुए इसको ले जाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं। ठीक इसी तरह भारत की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के जो संविधान निर्माता संविधान सभा में जो बहसें कर रहे थे, उन लोगों के जहन में ये बात थी कि कल का भारत, कल का भविष्य, हमारे जो भारत माँ के जो सपूत हैं, उन्हें कैसे एक सामाजिक बराबरी के रूप में रखा जाए, देखा जाए। और वहीं से एक न्याय का सिद्धांत उनके जहन में इस तरह से बसा। कई चर्चा परिचर्चा संविधान सभा में हुआ। के.टी. शाह का क्वेश्चन आया, एच.बी. कामत जी का क्वेश्चन आया, कि मुंशी जी का सवाल आया। असहमतियों के बीच सहमति बनाई गई और उन सहमतियों को लोगों ने जगह दिया और हमारा कल का भविष्य कैसा हो, संविधान सभा में बहसें हुई, न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। ठीक इसी तरह का एक दार्शनिक है जॉन रॉल्स, उन्होंने भी न्याय का सिद्धांत जब प्रतिपादित किया तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपका जन्म नहीं हुआ है और आपको पता नहीं कहाँ जन्म होगा, किन इलाके में होगा, किन परिस्थितियों में होगा, अमीर घर में, गरीब घर में, हिंदू में, मुसलमान में, दलित में, किन के, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको पता नहीं है। तब आप सामाजिक नियम के तहत किस तरह का नियम बनाना चाहेंगे ताकि समतामूलक समाज की कल्पना की जाए, सभी बराबर दिखे, उनके शैक्षणिक व्यवस्था, उनके राजनीतिक व्यवस्था, उनके सामाजिक व्यवस्था, तो पूरा का पूरा जो जस्टिस का सिद्धांत है वो एक रूपता के रूप में दिखे। नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन भी इसी पॉइंट पे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि समाज में जो मेरिट है, जो प्रतिभा है, वो अवसर कैसे सबको समान मिले, इस ओर इंगित करते हुए उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्हील चेयर पर बैठे हैं तो आप स्टेयर से, सीढ़ियों से उसे
नीचे गंतव्य उनके स्थान तक पहुंचा देते हैं, तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए एक रैंप बना दें ताकि वो स्वयं वहां पे चले जाए। और यही न्याय का सिद्धांत कहता है। न्याय के सिद्धांत के तहत संविधान सभा में तो बहसें हो रही थी और वहां से आरक्षण की पैदा ड्राफ्टिंग के रूप में संविधान सभा में आया। 334 जो आर्टिकल है वो राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था करता है। जैसे 10 साल की समीक्षा की बात की थी, अगर समाज में राजनीतिक परिपक्वता आ जाती है और लगने लगता है कि समाज में वो राजनीतिक पकड़ आ चुके हैं, देश में जो संचालन की जो व्यवस्था है उन व्यवस्था में उनकी अपनी पकड़ हो जाती है, तो फिर उसका समीक्षा की जाएगी। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) के तहत संविधान में व्यवस्था की गई कि आर्थिक पिछड़ेपन के तहत नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसके लिए कोई समीक्षा की बात नहीं की। यह अनवरत रहेगा क्योंकि समाज के बहुतायत वर्ग जिन्होंने सदियों से न पेन पकड़ा, न पुस्तक पकड़ा, न पढ़ने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की, न उसे मुख्य धारा में लाया गया, न उसे गलियों में चलने दिया, जिन्हें पहाड़ों में कंदराओं मूल पे आश्रित होकर रहना पड़ा। क्या कारण है आज भी आदिवासी जंगलों में रहने के लिए उनकी प्रवृत्ति बनी, उनकी प्रकृति बनी? क्या जंगलों को उन्होंने काटा, फिर अपने लायक जमीन बनाया, फिर उनकी वही प्रकृति प्रवृत्ति बन गई, रहना पसंद करने लगा, या हमने उसे धकेला, या हमने उसे मजबूर किया? बिरसा मुंडा का उद्भव होने से पहले अंग्रेजों ने भी उस जंगल पे चढ़ाई किया, उस इलाके में चढ़ाई किया, संसाधनों पे लूट खसोट हुई, जिसका ऐतिहासिक तौर तरीके पे हमने समझने की कोशिश किया। लेकिन हजारों वर्षों की इन व्यवस्थाओं में जो चूक हुई, क्या हमने उसको देखा, परखा, समझा? यहीं पे संविधान निर्माताओं के जहन में वो बात बसती चली गई कि आज अगर जस्टिस नहीं देंगे, कल का भविष्य हमारा जो लहलहाता हुआ भारत माँ के सपूत क्षमतामूलक समाज के रूप में जो परिकल्पना हम करें वो दिखेगा नहीं। लिहाजा संवैधानिक सुरक्षा के तहत ये आर्टिकल्स मुकम्मल की गई। अब रही बात, कुछ मेरिट की भी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के अपने स्टेटमेंट है 2023 के नीट पीजी का, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेरिट कैसे बनता है। किन्हीं को एसी में रहने का अवसर मिला, किन्हीं को अच्छे स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत अच्छे ट्यूटर मिले, अच्छी बुक मिली, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस होता हुआ उस मेरिट तक पहुंचा। और एक बंदा गांव गलियों में लालटेन की व्यवस्था में पढ़ाई किया, किताबों से जूझा, संघर्षों में अपने आप को रखा, बट किसी तरह से अपने को खपाया और फिर 3 घंटे के एग्जाम में बैठ गया। 3 घंटे के एग्जाम में एक मेरिट वाला और एक जिसे हम बिना मेरिट के कह देते हैं, दोनों के अवसर की जो असमानता है उसका ध्यान हमने रखा ही नहीं। मैं स्वयं इस बात का देखा हूं अपने अनुभव में। मेरे साथ पढ़ने वाले कई ऐसे मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल, 8th में दिखाई दिया,
10th में दिखाई दिया, बट आज वो गांव गलियों में सब्जी बेच रहा है, मेरा दोस्त रहा। प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, अवसर की कमी रहा। ऐसे ही हिंदुस्तान को 80-90 के दशक तक अगर देखेंगे तो मैट्रिक करना बहुत मुश्किल से हो पाता था लोगों के लिए। 8वीं तक जाते जाते दम तोड़ जाता था। और यही आज का भारत में बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी पहली पीढ़ी के लोग कॉलेज के चौखट पे पार किया है। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरिट बराबर करें उन सब लोगों के साथ में जिन्होंने पढ़ाई को संसाधन समझा और एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाया। समय लगता है, अवसर देने में हमारी चूक हुई, और इन अवसर को देने के तहत हम मेरिट का आकलन कैसे करते हैं? किसी का अपमान न करते हुए, उन्हें साथ में रखते हुए। आप सोचिए 2023 नीट पीजी का 0 परसेंटाइल कर दिया सारे वर्गों के लिए, SC, ST, OBC, जनरल सभी के लिए। आप 0 परसेंटाइल पे पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? पीजी में बहुत सारा सीट खाली रह गया था, तो उसको भरने के लिए सरकारी व्यवस्था ने एक अमली जामा पहना है कि अगर हम सबको 0 परसेंटाइल पे कर देते हैं और सबको बैठने के लिए इंटरव्यू बोर्ड में बुला लेते हैं, तब तो सीटें भरी जा सकती हैं। और उस वक्त भी 0 परसेंटाइल के तहत सभी वर्गों में -40% लाया होगा। हम उस वक्त जिक्र नहीं किया, बट 2026 में फिर उसी परंपरा को निभाते हुए 7वां परसेंटाइल जनरल के लिए रखा गया और 0 परसेंटाइल रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया। 0 परसेंटाइल के तहत -40% किसी रिजर्व वाले का चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो -40% वाले का दाखिला हो गया। किसी ने 650 नंबर लाया, किसी ने 550, 450, किसी ने 350, और जो इस तरह से नंबर लाता चला गया। तो 650 वाला क्या एडमिशन लेने से छोड़ दिया? क्या 550 वाला छोड़ दिया? तो ऐसे उनका जो रैंकिंग आएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा, उनको वो मिलेगा नहीं। और वो सारे MBBS वाले थे। और 2023 में 0 परसेंटाइल पर सारे वर्गों को रखा गया था, तब बवाल नहीं हुआ, तब मेम नहीं बना। बट 2026 वाला, 25 वाला में अपमानित अपने ही भाई को समझते हुए नहीं करना चाहिए। इस देश की सारी प्रतिभा का अगर इस देश में लगाया जाए तो देश उठ खड़ा हो जाएगा। हम US, UK से आगे निकल सकते हैं। अमेरिका को देखो ना, 17 कॉलोनी हुआ करता था, स्लम एरिया था, उसको विभिन्न हिस्सों से लोगों को बसाया गया, इंटेलेक्चुअल पैदा की गई, फिर वो देश आज देखो विकसित हुआ। ठीक इसी तर्ज पे हमारे यहाँ विविधता है, उन विविधताओं का समान अवसर देते हुए उसको मुख्य धारा में लाकर हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। एक अपील है कि आज हिंदुस्तान उस ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम उलझे नहीं। थैंक यू सो मच।